बता दें, मुझे समझ नहीं आई। कौन सी? यही जो अभी सामने नजर आ रही है? जी सर। बेटा हेपरिन, हमने कहा था कि हेपरिन जो है, हेपरिन हमारी बॉडी में कहाँ होती है? ये होती है मासेल्स के अंदर होती है या बेजोफिल्स के अंदर होती है, और ये नॉर्मली ब्लड के अंदर नहीं होती। लेकिन फार्माकोलॉजिकली इट इज़ बीइंग यूज्ड। हम मेडिकली इसको इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स में जिनके अंदर टेंडेंसी हो ब्लड क्लॉटिंग की, जैसे कि वेल्वुलर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, या एथरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स, या जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं जो कि चल फिर नहीं सकते, उनके अंदर भी क्योंकि ब्लड का स्टेसिस होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट होता है। तो उसके लिए फिर हेपरिन इंजेक्ट करते हैं। हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन करती है, एंटीथ्रोम्बिन 3 विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और फिर उसके जो एक्शन है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है 100 to 1000 फोल्ड। तो हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 कंबाइंस विद थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को ले लेती है, और उसके अलावा एक्टिवेटेड फैक्टर्स जो हमारे ब्लड के अंदर हैं लाइक 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, दे आल्सो are taken up by this heparin antithrombin 3 complex, and these factors are inactivated so that the blood coagulation no more occurs. ठीक, चलें हम आगे चलते हैं। अब lysis of blood clots. Once blood clots have been formed, so there should be a process in the body that these clots are dissolved. तो उसको हम कहते हैं lysis। तो lysis blood clot का अगर छोटे मोटे बन गए हैं तो lysis होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है। there is a protein called fibrinolysin. Fibrinolysin हमारी बॉडी के अंदर है, and it is present in the blood in an inactive form. फिब्रिनोलाइसिन हमारी ब्लड के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। फिब्रिनोलाइसिन को जो इनएक्टिव फॉर्म है वो होती है प्रोफिब्रिनोलाइसिन, या उसको प्लाज्मिनोजन भी कहते हैं। प्रोफिब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिनोजन उसको कहते हैं। So how the lysis of the clot occurs after its development? When a clot is formed, a large amount of plasminogen is also trapped in the clot. जैसे कि बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ट्रैप होती हैं, तो प्लाज्मिनोजन जो कि ब्लड के अंदर है वो भी उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। हमने देखा ना, प्लेटलेट्स भी उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उसके अंदर थ्रोम्बिन भी होती है, उसके अंदर तमाम क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तमाम ब्लड सेल्स होते हैं, रेड आरबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो प्रोटीन्स भी एंट्रैप हो जाती हैं, प्लाज्मिनोजन भी एंट्रैप हो जाती है। So the injured tissues and vascular endothelium very slowly release a powerful tissue plasminogen activator TPA. जब प्लाज्मिनोजन एंट्रैप हो गई है उस क्लॉट के अंदर, तो अभी तो क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है, तो देयर इज नो नीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन। तो बहुत स्लोली उसको एक्टिवेट करने के लिए कि वंस द क्लॉट हैज प्लग्ड द कैपिलरीज, और उसने वो जो है उसको सील कर दिया है, द क्लॉट द hole has been sealed by the clot, and there is also retraction of the clot. So now there is a need that this clot should be lysed. So slowly an activator of plasminogen is secreted from the vascular epithelium, जिसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA। रिमेंबर ये जो TPA है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी अक्सर दिया जाता है विद ऑल द प्रिकॉशंस टू डिसॉल्व or lyse the clots which are formed unnecessarily in the heart blood vessels. तो TPA जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और TPA जो है वो दिया जाता है उन पेशेंट्स को। So TPA is formed from the injured tissues and it activates the plasminogen. तो प्लाज्मिनोजन को जब एक्टिवेट करेंगे तो क्या बनेगा? फ्यू डेज later TPA eventually converts plasminogen into plasmin. अब प्लाज्मिन जो है ये लाइस करती है ब्लड क्लॉट। It is a proteolytic enzyme. Plasminogen is a proteolytic enzyme that resembles trypsin. Trypsin gastrointestinal tract के अंदर है, when you study तो आप देखेंगे digestive enzyme है ये। तो it is a proteolytic enzyme है, it digests fibrin fibers, digests fibrinogen, factor 5, factor 8, prothrombin, factor 12, so all the components of the clot जो starts from the fibrin,
फाइबर्स, देन फिब्रिनोजन जो कि इसके ऊपर है, ट्रैप्ड है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 8 है, प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 12 है, जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं उसको क्या होगा, क्योंकि ये प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ये सब के सब इसको प्लाज्मिन डाइजेस्ट कर लेगा. Many small blood vessels in which blood flow has been blocked by clots are reopened by this mechanism. अक्सर हमारी बॉडी के अंदर ओल्ड एज में छोटी छोटी क्लॉट बन जाते हैं जो कि प्लग कर देते हैं, वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो खुलती जो है वो प्लाज्मिन जो बन जाती है, एक्टिवेट हो जाती है प्लाज्मिन से, और इनको खोल देती है. तो ये था हमारा क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कि कैसे क्लॉटिंग होती है, हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है. तो अब हम आगे चलते हैं कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग बॉडी के अंदर हो सकती है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? अब इसमें तकरीबन 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी को, या 4 मेन टाइप की डिजीज़ हैं जो कि ब्लीडिंग टेंडेंसी करती हैं. नंबर 1 है डिजीज़ ऑफ द लिवर. डिजीज़ ऑफ लिवर क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. तो अगर डिजीज़ होगी लिवर की तो these factors will not be produced, so there will be a tendency of a person to bleed after minor injuries. So diseases of the liver may lead to excessive bleeding conditions. Number 2, vitamin K is required for the formation of a number of factors. हम देखेंगे. तो vitamin K की deficiency भी हो सकती है, और vitamin K की deficiency may lead to excessive bleeding in individuals. Then there is a condition, you must all be familiar with it, hemophilia, in which a factor is deficient, factor 8, most commonly factor 9 and factor 11 may be deficient, and these deficient factors may lead to bleeding tendency. Then, as we have discussed, that platelets play a very important role in hemostasis, and if there is a deficiency of the platelets in the body, then which is called thrombocytopenia, this may also lead to a bleeding tendency in our body. Now we will take these one by one. Number 1, diseases of the liver. What are the most common diseases of the liver which may lead to bleeding tendency? Number 1 is hepatitis. Hepatitis, you must all be familiar. Hepatitis may occur due to certain viruses, etc., like hepatitis A, hepatitis B, C. It ranges from A to E, in fact. So different diseases of the inflammation of the liver, which occurs due to, most commonly due to viruses, may cause hepatitis, and hepatitis may lead to a bleeding tendency because the clotting factors are not formed in an optimum amount. The second disease is cirrhosis of the liver, in which the texture of the liver is damaged. आप पढ़ेंगे कि ये इसके many causes हो सकते हैं. Even hepatitis may lead to cirrhosis, or there may be alcoholic in certain people who take alcohol in excessive amounts. They may also develop this disease, etc. And also there may be acute yellow atrophy of the liver, in which the texture of the liver is replaced by fats, etc. And then after that the liver atrophy is reduced in size, and all these can lead to a bleeding tendency. So diseases of the liver are an important factor to cause bleeding tendency. Next is vitamin K. Vitamin K भी बहुत important है. जैसे मैंने आपको बताया कि vitamin K जो है बहुत से फैक्टर्स के लिए ज़रूरी होती है विटामिन के की प्रेजेंस, एंड दिस विटामिन के इज़ कंटिन्यूअली सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय द बैक्टीरिया. नॉर्मली विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर कम नहीं होती एज लॉन्ग एज वी आर इन अ नॉर्मल कंडीशन. हमारी जो बॉडी जो है उसके अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर
it is colonized by bacteria. Remember, bacteria are not always harmful for the body. They also play a very beneficial role in the body. और ये काफ़ी जो vitamins वगैरह प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. One of these is vitamin K, which is produced by the intestinal bacteria. तो vitamin K, which is fat soluble